हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है ये आपकी सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर संबंधित रहने वाली है। जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, वो आज हम लोग पेपर अपना पूरा चालू करने वाले हैं। तो सेशन में जितने लोग जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन मोड में करवाया गया था, इसीलिए एक शिफ्ट में, मतलब कि एक ही पेपर हुआ था, सिर्फ एक शिफ्ट में। तो आज का जो पेपर है वो आपका पेपर फर्स्ट है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2019 में, वही पेपर है यहाँ पर। तो चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी लोग पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सभी को बताना है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। क्या जन्म पूर्व अवधि है, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, या फिर किशोरावस्था है? तो आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या जन्म से पहले की अवधि ऐसी है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील हो सकती है, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था है जो कि 2 से 6 वर्ष की आपकी होती है, या फिर आपकी मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपको पता है कि विकास क्या होता है, काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले साल की, तो बालक पहले साल में 2 से 3 वर्ड बोलना सीखता है। अगर दूसरे साल की बात की जाए प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, तो दूसरे साल में बालक 272 तक वर्ड बोलना सीख लेता है। और अगर 5 साल में बात की जाए तो कम से कम 2072 तक वर्ड जो है बालक बोलना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एक बार देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता है कि सीटेट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भरमार रहती है। अब जो आपके एग्जाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, जिनमें कि आपके कई सारे शिफ्टें बनाए जाएंगे। 10, 12, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती हैं। तो सीटेट जो है बार बार क्वेश्चन क्या करता है, कई सारे क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आपके 2019-20 में जो पेपर हुए हैं, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है। जितनी भी सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। अगर हम ईवीएस की बात करें, जो आपको शाम को क्लास मिलती है, उससे बेहतरीन कोई क्लास नहीं हो सकती है। अगर आप सभी क्लास को देख करके जाते हैं तो आपके 30 के 30 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इस चीज़ की 100% गारंटी है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सभी को आंसर करना है। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन लिखा है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन लिखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन लिखा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे आए थे 2019 में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं का सही होगा। बाकी आपको पता है कि इससे कोई संबंध नहीं है, उद्योग बनाम अधीनता का भी संबंध नहीं है इनसे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक नोटबुक और पेन लीजिए, आप लोग 1 से लेकर के 30 तक नंबर लिख लीजिए, और ये समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अपना पेपर दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा है। हो सकता है सीटेट 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर से ही आपका एग्ज़ाम शुरू करवा ले, तो सिर्फ आपके पास नवंबर बचा है। अब आपको जितनी भी क्लासें करनी है, यही मान के करनी है कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको अंत में बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात का, दूसरा ऑप्शन लिखा है जेंडर पहचान का, तीसरा ऑप्शन है जेंडर संबंधता का, और चौथा ऑप्शन है जेंडर समरूपता का। क्या यहाँ पर जेंडर समरूपता की बात हो रही है? क्या लड़के और लड़की को टीचर समान रूप से देख रहा है? आप लोग ऐसे ही अपने ऑप्शन काट सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका देखते ही कट गया। जेंडर समरूपता की बात नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन लिखा था जेंडर पहचान, तो यहाँ पे जेंडर पहचान भी नहीं रहा है कि लड़का है या फिर ये लड़की है। उसको पता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, उसी के आधार पर वो क्या कर रहा है, उनकी तुलना कर रहा है। तीसरा ऑप्शन लिखा था जेंडर संबंधता, क्या वो जेंडरों में संबंध खोज रहा है? नहीं खोज रहा है। वो क्या कर रहा है, जेंडर में पक्षपात कर रहा है कि ये लड़की है, इसके ऊपर कम ध्यान देना है, ये लड़का इसके ऊपर अधिक ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए,
इस प्रकार से अगर आप अपने ऑप्शन देखेंगे तो आप ऑप्शनों को काट करके अपना आंसर निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा। लिखा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर कोई बालक जेंडर रूढ़िवादिता को मानने वाला है तो आप उसके अंदर से ये भावना कैसे कम करेंगे कि मैं लड़का हूँ, ये खेल नहीं खेलूंगा, ये लड़की है, इसको ये खेल खेलना चाहिए। ये यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन लिखा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। दूसरा ऑप्शन लिखा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तीसरा ऑप्शन लिखा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। और चौथा ऑप्शन लिखा है आपका जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। अगर किसी बालक के अंदर जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से आपको कौन सी पद्धति का प्रयोग करना है जिससे बालक के अंदर से जेंडर रूढ़िवादिताएं कम हो सकें। इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग ऑप्शनों को एक बार देखिए और ऑप्शन काटते हुए चलिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। लड़के एक तरफ बैठेंगे, लड़कियां एक तरफ बैठेंगी। आज भी यही होता है, लेकिन यह हमें नहीं करना है क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 कट गया। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। लड़कियां जो हैं वो क्या खेलेंगी, कबड्डी खेलेंगी, या फिर लड़के जो हैं वो बैट बॉल खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। इस प्रकार से अगर आप जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। आपको रूढ़िवादिताएं कम करनी है, बढ़ानी नहीं है, आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 लिखा था जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। जहाँ पे जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व दिया जाएगा वहाँ पर आप उनकी रूढ़िवादिताओं को कम नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके अंदर ये चीज़ बढ़ जाएगी जेंडर से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से हो जाए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। आपको चर्चा करनी है बच्चों से कि आपका जो जेंडर है वो लड़का है या फिर लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो काम आप कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बातचीत के द्वारा बच्चों के अंदर भ्रम है जेंडरों का, उसको दूर करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए, सही आंसर क्या रहने वाला। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी को आंसर पता होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु या फिर नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। तो सबको पता है, ये देखते लेव वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को पता है ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो पेपर है 2019 का पेपर है, दिसंबर का। तो चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला नीला, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए। एक लड़की है, जिग्सा पहेली आप लोग जानते होंगे, ब्लॉक्स होते हैं नीले काले पीले, उनको मिलाया जाता है जिनसे एक अपना डायग्राम या फिर चित्र बनाया जाता है। तो एक लड़की है वो यही कर रही है, जिग्सा पहेली यानी कि उन ब्लॉक्स को मिला मिला करके एक जूता बना रही है। कि स्वयं से बात कर रही है कि ये वाला नीला नहीं है, ये इससे डार्क वाला नीला अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमारा जूता जो है ये पूरा बन जाएगा। आगे आपका लिखा है कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। देखिए पहला लिखा है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा लिखा है जोर से बोलना, तीसरा लिखा है पाठ या फिर ढांचा यानी सहारा देना, चौथा लिखा है आत्म केंद्रित वार्ता। सभी को आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे नहीं होगा। अब बताइए पहला सही या फिर 4 वाला सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो ये कहाँ के थे, रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं इन 30 में से। इसको पढ़िए, लिखा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना या फिर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना या फिर अगर वो कहीं पर अटक रहे हैं तो उनका सहायता प्रदान करना, यह किसका उदाहरण है। प्रबलन का है, अनुबंधन का है, मॉडलिंग का है या फिर
पाठ या फिर ढांचे का है। तो सभी को पता है कि अगर कोई बच्चा कहीं पर फंस रहा है थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने में, अगर आप उसको बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, तो वो होता है सहायता करना, यानी कि पाठ यानी ढांचा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। आंसर आप लोगों को करना है, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। पहला ऑप्शन लिखा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। दूसरा ऑप्शन लिखा है संरक्षण कक्षा समावेशन। तीसरा ऑप्शन लिखा है अस्थगित अनुकरण यानी कि पदार्थ स्थायित्व। चौथा ऑप्शन लिखा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो सभी लोग आंसर कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग पढ़े और आंसर कीजिए, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। लिखा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। आपको यह बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है जीन पियाजे की, इनमें से कौन सी संरचना है। पहला ऑप्शन लिखा है स्कीमा, दूसरा लिखा है अवलोकन अधिगम, तीसरा लिखा है अनुबंधन और चौथा ऑप्शन लिखा है प्रबलन। तो सभी लोग आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कीमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे की संरचना के हिसाब से क्या हो जाएगा? स्कीमा। ऑप्शन नंबर 1 क्या था, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि आकलन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित कर देना। दूसरा ऑप्शन लिखा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और चौथा ऑप्शन लिखा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आंसर करना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 करेंगे उन्हीं का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को आपको समझना है, ना कि विद्यार्थियों को श्रेणी वाइज आपको बांट देना है। ये आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण अंकित करके आप उनका आकलन करेंगे, तो ये भी आपका गलत था। जिसमें सही था वो था ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनको सबको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार पढ़िए और आंसर कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्ध के बारे में सही है। बुद्ध से संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये क्लास जरूर देखनी है। देखिए लिखा है बुद्ध एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है बुद्ध को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन बुद्ध एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्ध बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि बुद्ध के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखिए बुद्ध एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बालक जो कि बाल्यावस्था में पढ़ने लिखने में बिल्कुल बेकार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो लोग पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 लिखा है बुद्ध को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा था बुद्ध एक एकात्मक कारक नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर है बुद्ध बहुआयामी है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? बुद्ध जो है आपकी बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। पहला ऑप्शन लिखा था सृजनात्मक विचारक, दूसरा ऑप्शन लिखा है अभिसारिक विचारक, तीसरा ऑप्शन लिखा है
अनम्य विचारक, और चौथा ऑप्शन लिखा है आत्म केंद्रित विचारक। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विचारक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिएटिव थिंकर। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो है आपके सही नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़े और आंसर कीजिए सभी लोग। लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते हैं 1 से 2 आपके, जो आपको वंचित समूह से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर एक पेपर में मिलेंगे। देखिए लिखा है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना। क्या आप उनको विद्यालय छोड़ने के लिए कह सकते हैं? तो आप नहीं कह सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका गलत ही हो गया कि आप पढ़ने लिखने में सही नहीं हो तो आप भाग जाइए विद्यालय छोड़ के। दूसरा ऑप्शन लिखा है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या आपको जैसी स्थिति बनी हुई है विद्यालय में वैसी स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए? तो आप ये भी नहीं करेंगे। अगर विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम हो रही है तो आपको उनसे बातचीत करनी है। अगर कोई भ्रम है या फिर वो अगर किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको समझाना है, बताना है, ना कि वो जैसे बैठे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनको वैसे बैठे दे रहे हैं, सो रहे हैं तो सोने दे रहे हैं, या फिर वो पीछे बैठ रहे हैं तो पीछे बैठे हैं वो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। यानी कि वो लोग पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक है, आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। चौथा ऑप्शन लिखा है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नई नई पद्धतियों को आपको उन बच्चों को सिखाना है और ऐसा कुछ करिए कि बच्चे जो हैं आपके साथ में क्या करें, सहभागिता करें, सभी के साथ में बैठें उठें, और जैसे आप सबको पढ़ा रहे हैं वो भी उस चीज़ में इंटरेस्ट करें। तो आपको उनके लिए नई नई पद्धतियाँ निकालनी है कि ये बच्चे कैसे सीख सकते हैं, किस प्रकार से सबके साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, सहभागिता में शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, पहला ऑप्शन लिखा है तैयार नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है कभी कभी तैयार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चौथा ऑप्शन लिखा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो हतोत्साहित तो आपको पता है निगेटिव वर्ण है, इसीलिए देखते ही उड़ा देना है। उसके बाद लिखा था तैयार नहीं करना चाहिए, तो नहीं जहाँ पर आ जाए वो भी निगेटिव वर्ण है, इसको भी आप काट सकते थे। अब बच गया आपका कभी कभी। कभी कभी और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तो आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जहाँ पे सक्रिय दिख जाता है वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव में हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? क्या वे न्यून अवधारणा विकार में आते हैं, या फिर अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, या फिर धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता होती है, या फिर एक ही गत विषयक कार्य को बार बार दोहराते हैं? पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्ट आंसर निकालना था आप लोगों को, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 निकाल लिया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सभी को आंसर करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर कर लेना है इसका बिल्कुल सही सही। देखिए लिखा है, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन लिखा है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिव्यक्ति, और तीसरा ऑप्शन लिखा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और चौथा ऑप्शन लिखा है आपका मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 4 करेंगे उनका ही बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ सेलेक्ट किया है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था ऑफिशियल आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 4 ही माना गया है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से
सभी लोग आंसर कीजिए। जो आपका संरचनावादी ढांचा होता है उसमें जो अधिगम होता है वो किस प्रकार का होता है, आपको ये बताना है। क्या वो यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, यानी कि रटने के ऊपर आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रबलन पर केंद्रित होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो सभी लोग आंसर कीजिए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किसके ऊपर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी को आंसर करना है। क्या सही आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर क्या होता है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंडित तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी को पता है कि दंडित करने के ऊपर क्या हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल हो जाएगी। उसके बाद तीसरा लिखा है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो आप लोगों को आंसर करना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सभी लोग बताइए सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 4 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही है। अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चों के अंदर अगर कोई चीज़ भ्रांति उत्पन्न हो गई है तो आपको क्या करना है? आपको उनको बताना है कि ये चीज़ इस प्रकार से नहीं बनेगी। इसको आप अगर इस प्रकार से ना करके इस क्वेश्चन को अगर आप 2 के टेबल से हल करेंगे या फिर 7 के टेबल से हल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो बच्चों की जो कमियाँ हैं उनको आपको आराम से क्या करना है? उदाहरण दे करके समझाना है और उनको दूर करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? आंसर कीजिएगा सभी लोग। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। जहाँ पे केवल लग जाए पहली बात तो निगेटिव वर्ण में आ जाता है, तो हमें आगे पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद लिखा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये हो सकता है। उसके बाद लिखा है यंत्रवत याद करना यानी कि रट्टा मारना, ये भी निगेटिव है। 4 लिखा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो आपको योग्यता के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को अलग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। बच कौन सा गया? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये बिल्कुल सही बात है और ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही भी हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट डॉट हैं। आपको बताना है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या फिर संबंधित नहीं हैं। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या फिर संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन कई लोग गलत करेंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर इसका 3 किया यानी सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। सन्निहित हैं, क्या है? आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, संवेग और संज्ञान। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है, आपको बुखार आ रहा है तो आपका खेलने कूदने किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको बुखार आ रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपका मन कर रहा है कि हम कूदने जाएं, दौड़ने जाएं, रेस मारने जाएं। तो जो आपका शरीर है और जो आपका मन है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, सन्निहित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग सही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लिखा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन आपका लिखा है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छा देखिए ऑप्शन है ये, इसको आप लोग एक बार और पढ़े। लिखा है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन लिखा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो जहाँ पर याद करने की प्रक्रिया आ जाए, यंत्रवत याद करने की यानी रटने की, उसको आपको काट ही देना है, पढ़ना ही नहीं है। आगे लिखा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा,
जहाँ पे सक्रिय लग के आ जाता है वो हमारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव वे में पहुँच जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्मरण करने की प्रक्रिया यानी याद करने की प्रक्रिया है, तो याद करना आपको पता ही है कि नेगेटिव आपका हो ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग पढ़िए, देखिए क्या लिखा है और आंसर कर दीजिए एक बार सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। सभी लोग बताइए एक बार, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। पहला ऑप्शन लिखा है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। और चौथा ऑप्शन लिखा है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई सारे लोगों ने गलत किया था ये क्वेश्चन जब आया था आपके 2019 की शिफ्ट में। तो आप लोग बताइए एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही माना गया है आपके आंसर की में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। सभी लोग पढ़े और आंसर कीजिए सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो आपने उसको टॉफ़ी दे दी, बिस्कुट दे दी, या फिर अगर वो बुरा कार्य कर रहा है तो आपने उसको दंड दे दिया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है उस बच्चे के जीवन पर, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी। और जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और चौथा ऑप्शन लिखा है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो सभी लोग आंसर कीजिए सही आंसर क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी बच्चे को उसके हर कार्य के लिए पुरस्कार और दंड देते हैं तो बच्चे के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बच्चे में अधिगम की स्वाभाविक अभिरुचि का जिज्ञासा क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें दंड मिलेगा और यह करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। तो वो दंड और पुरस्कार के स्वरूप ही कार्य करेगा, ना कि अपने अधिगम की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वो कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ऐसी कौन सी प्रथाएं इनमें से हैं जो कि आपके सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। पहला ऑप्शन लिखा है शारीरिक दंड। दूसरा ऑप्शन लिखा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। और चौथा ऑप्शन लिखा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो सभी लोग आंसर कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या शारीरिक दंड देना सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। आप लोग स्वयं जानते होंगे कि दंड देना कहीं पर भी अब नहीं लिखा है, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपको देखते ही काटना है। उसके बाद में आप लोग ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लिखा है निरंतर तुलना करना। किसी की आप अगर तुलना करेंगे, तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो निगेटिव वर्ण है तुलना कर देना या फिर किसी के साथ किसी का मिलान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। बाकी सहयोगात्मक अधिगम का पर्यावरण बनाना और सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना, ये दोनों ही आपके सही हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार अब रहने लगी है, क्योंकि आपके एग्जाम को अगर कठिन बनाना है तो ये क्वेश्चन दे दीजिए। चाहे आप कितना भी पढ़ के जाएंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे। इसीलिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे आते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से आंसर करना था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहाँ पर है, 2 वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं तो मान लीजिए कि लेवल एग्जाम का कैसा करना चाह रहा है एग्जामिनर, मतलब कि हार्ड करना चाह रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। सभी को आंसर देना है कि जो एक शिक्षक होता है वो जटिल अवधारणाओं की समझ को किस तरह से सहज कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए सही आंसर क्या है। एक व्याख्यान देकर, या फिर प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। मान लीजिए आपके बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें मैथ्स नहीं आती या फिर हमें टेबल याद ही नहीं हो रहा है, तो आप
उनकी समझ को कैसे चेंज करेंगे कि हमें टेबल याद नहीं हो रहा है। आपको उनको ऐसी चीज़ें बतानी है जिनसे उनको टेबल भी याद हो जाए और उनको जो उनके अंदर अवधारणा है कि टेबल याद करना कठिन है, हम याद नहीं कर सकते, ये चीज़ दूर हो जाए। तो बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे आसान है? तो सभी को पता होगा कि व्याख्यान देना नेगेटिव वर्ण है, प्रतियोगिता कराना भी नेगेटिव वर्ण है, बार-बार याद कराना यानी रट्टा मरवाना भी नेगेटिव है। सही कौन सा बच गया? सही बच गया ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग, सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सही निकल ले होंगे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल समीप में है। अब आपके पास सिर्फ इतना टाइम बचा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सीडीपी के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। हिंदी का है, सीडीपी का नोट्स खरीद सकते हैं। ईवीएस तो आप लोगों को पता है कि आपका जो सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है कल, जो आपका बुलेटिन आया है उसमें लिखा है कि आपसे सिर्फ ईवीएस की बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ईवीएस का अगर नोट्स बाय करते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का इजाफा आपको सिर्फ ईवीएस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि संपूर्ण ईवीएस का निचोड़ जो हमारे नोट्स में उपलब्ध है। तो सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी है, एसएसटी हैं, इन सभी के नोट्स आपको 100 रुपये में उपलब्ध हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है, खरीदना है, अच्छे नंबर से पास होना है, वो लोग मतलब कि तुरंत जाइए मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर और वहाँ से अपने नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं भी बाय करने हैं फिर भी आपको ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक हैं वो सभी उपलब्ध हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और साथ साथ में इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन लिखा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन लिखा है केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या फिर महत्व देकर। तीसरा ऑप्शन लिखा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया ये। और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चों को सहजानुभूत, चौथा ऑप्शन आपका लिखा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार चिंतन या फिर मंथन करके। तो बताइए सही आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। प्राथमिक विद्यालय आप लोग समझ रहे हैं प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती हैं, क्लास 1 से लेकर के 5 तक की। उसमें अगर आप एक अध्यापक हैं या फिर आप एक अध्यापिका हैं तो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए आप उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे या फिर कर सकती हैं, ये पूछा गया है। लिखा है देखिए ऑप्शन नंबर 4 सभी लोग पढ़िए, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा बस सभी लोग। लिखा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। आपको ये बताना है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी अवधि ऐसी है जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत ही तीव्रता यानी बहुत तेजी के साथ में घटित होता है। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का। पहला ऑप्शन लिखा है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तीसरा ऑप्शन लिखा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। चौथा ऑप्शन लिखा है किशोरावस्था एवं वयस्कता। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से किसमें घटित होता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सभी को पता है कि सबसे तेजी के साथ में विकास होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें विकास सबसे ज़्यादा तेजी के साथ में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको ये बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या लिखा है, दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है विकास परिवर्त्य होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन लिखा है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है कि विकास जो होता है ये आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही बात है। सभी को पता है कि विकास किसके ऊपर निर्भर करता है, आनुवांशिकता के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका
इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है। आगे देखते हैं, हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी लोग पढ़िए, लिखा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा। सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित होते हैं, इसमें लिखा नहीं होते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो गलत वाला ही सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था, 1 नंबर उन सबको मिला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सभी लोग पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। उम्मीद है कि सभी लोग सही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का भी। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? क्या बताना है आपको? व्यक्तिक जो विभिन्नताएं होती हैं उनका प्राथमिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। दूसरा ऑप्शन लिखा है जन्मजात विशेषताएं। तीसरा ऑप्शन लिखा है पर्यावरण प्रभाव। और चौथा ऑप्शन लिखा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, जिसमें हम लोग ये चीज़ बात कर चुके हैं कि किसी भी बालक या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव होता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको डिट्टो क्वेश्चन का आंसर करना था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और आप लोग बिल्कुल सही करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? सभी को पता है कि परिवार जो है हमारा प्राथमिक होता है और मीडिया हो गया, स्कूल हो गया, सब कैसे होते हैं? द्वितीयक में आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, परिवार एवं आस पड़ोस यानी कि पड़ोस। दूसरा ऑप्शन लिखा है परिवार एवं मीडिया, यहाँ पे परिवार आ गया लेकिन मीडिया जो है ये द्वितीयक कारक में आता है, लेकिन परिवार जो है प्रथम में आता है, इसीलिए दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा लिखा था विद्यालय एवं मीडिया, तो तीसरा बिल्कुल आपका हो सकता है। लेकिन चौथा देखते हैं, लिखा है मीडिया एवं पास पड़ोस। यहाँ पे अगर मीडिया देखिए दिया गया ये द्वितीयक में है, लेकिन पास पड़ोस हमारा पहले में भी दिया गया है, यानी कि ये प्राथमिक कारण में जुड़ चुका है, एक बार है पास पड़ोस। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे आंसर करना था, जबकि आपका विद्यालय और मीडिया जो है इसमें सिर्फ आपके दोनों जो है द्वितीयक कारण ही मौजूद है, इसमें कोई भी प्राथमिक कारण मौजूद नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपने और कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपका गलत हो गया होगा। तो आप लोग फटाफट आंसर करिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये चीज़ बताएंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, साथी लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और आपको भी कौन सी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। बुद्धि वाला हो गया चैप्टर, या फिर ये जो चैप्टर है सामाजिक एजेंसी वाला, आप लोग इसको जरूर देखेगा। ये क्लास हम बना चुके हैं, 2 क्लासें अब तक इसकी बन चुकी हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कौन से प्राथमिक हैं, कौन से द्वितीयक सामाजिकरण में आते हैं। इसको जरूर देख लीजिएगा, क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो जिन लोगों को PDF चाहिए वो लोग मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये देखिए, इसको आप लोग डाउनलोड करना है, ये इसका लोगो है, आप लोगों को लिखना है गूगल प्ले स्टोर पर मास्टर्स अड्डा। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक लोगो आएगा बन के, ये देखिए इस प्रकार से, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारी इस क्लास की PDF मिलेगी। साथ साथ में जिन लोगों को नोट्स बाय करने हैं CDP हिंदी, EVS और SST का, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस समय ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 4 नोट्स बाय करते हैं तो आपको 100 रुपये तक की विशेष छूट मिलने वाली है। तो चलिए सभी लोगों को मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।